चलो जी, रेसलमेनिया का जो स्टेज है वो तो आ गया है। अब आप बताओ आपको ये कैसा लग रहा है। देखो जैसे लीक्स वगैरह निकल के आ रहे थे, जैसे मैं आपको बता रहा था, उस हिसाब से तो पता था कि इंप्रूवमेंट दिखी, क्योंकि जब लाइट वाइट होती है पूरा वो ऐसे लग रहा लगाते हैं, पूरा पटाखे वटाखे फूटते हैं, पायरोस चलते हैं, तो उसके बाद फील अलग आ जाती है। तो डेफिनेटली स्टेज अच्छा है, लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए, और यहाँ पे तो कंपेरिजन बनता ही है भाई, क्योंकि यूजुअली कहते हैं कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई तो स्टेजेस कंपेयर हो रहे हैं तो आई थिंक कर ही सकते हैं। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ये वाला स्टेज कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो काफी स्ट्रक्चर लग रहा था भाई, ऐसे ऐसे करके फिर ना वो बिल्कुल जैसे उसको थीम दी थी गोल्डन वाली। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो तो वो वाली फील तो नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया जैसा स्टेज जरूर लग रहा है। आप बताना इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। मैं सेटिस्फाइड तो हुई, मतलब ठीक ही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब एंट्रेंस होगी और एक्स और एल के बीच में सुपरस्टार्स निकल के आएंगे, और जो फोटोज होंगी, जो एंट्रेंसेस वीडियो, जो कैमरा पैन होकर आएगा, उस टाइम पे बहुत कूल लगने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बताओ बाकी आपका क्या थॉट है इस साल के रेसलमेनिया के स्टेज के ऊपर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। बस अब कुछ ही घंटे हम कह सकते हैं दूर रह गए हैं। अब से 2 दिन के बाद तक रेसलमेनिया की जो नाइट 1 है वो हो चुकी होगी फिनिश, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना वर्ल्ड वाला जो है उसको भी अनाउंस किया था, जहां पे अलग अलग सुपरस्टार्स आने वाले थे, आए भी। तो यहां से एक मूवमेंट आता है, क्योंकि रॉक को भी अनाउंस किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो यहाँ पे जब रॉक माइक पर थे तो एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि रॉक की बातों के साथ सहमति नहीं दिखा रही थी। तो रॉक ने सोचा कि कैसा क्या बोल रहा हूं मैं, जो इस बच्ची को पसंद नहीं आ रहा। तो जब उसके ऊपर माइक लगाया गया तो उस बच्ची ने वो बात बोल दी जो कि सारे दुनिया तब बोल रही थी, जब रॉक आके कहते हैं कि वो रोमन रेंज के साथ लड़ेंगे रेसलमेनिया में। और उस बच्ची ने कहा, तुमने रॉयल रंबल नहीं जीता, कोडी डिड। और जब उन्होंने बोला ये, तो रॉक के चेहरे पर भी ऐसा नहीं था कि रॉक को कोई जवाब लग गया, ऐसे किसी ने रोस्ट कर दिया। रॉक भी बड़े इनोसेंस में देख रहे कि यार ये बच्ची भी ये बात बोल रही है। तो रॉक ने उसका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, लेकिन सारे लोग वहां पे जो है खुश हो जाते कि अरे रॉक के लिए फाइनली वो बात किसी ने बोली है जो कि हम सब इतने टाइम से बोल रहे थे। तो लोग कह रहे हैं कि ड्वेन द रॉक जॉनसन को एक छोटी सी बच्ची ने कुक कर दिया। कहना तो चाहिए कुक कर दिया। काश उस बच्ची के जैसा इमोशन हम भी फील कर पाते, क्योंकि वो बचपन में डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने का मेरे लिए तो भाई कुछ अलग ही मजा था। वर्ल्ड वाले इस जो इवेंट हुआ था, यहाँ पर एजे स्टाइल्स भी आए हुए थे, और एजे स्टाइल्स ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि आपको अब मजबूर करेंगी कि एजे स्टाइल्स के हर एक मूव को बहुत ध्यान से देखो। एजे स्टाइल्स ने ये बोला कि देखो मैं कई बार ऐसी चीजें सोचता हूँ करने के लिए जो कि मुझे लगता है वाओ कितनी कूल लगी, लेकिन फिर मुझे याद आता है यार अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो मेरी बॉडी उस चीज के लिए मुझे अलाउ नहीं करती। और साथ में कहते हैं कि बस वो अपनी रिटायरमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, मतलब उनका ज्यादा टाइम अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रह नहीं गया है। सीएम पंक के बारे में भी उन्होंने ये बोला कि मेरे एडब्ल्यू कंपनी में भी दोस्त हैं, लेकिन जब सीएम पंक आया था मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ पंगा, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से सीएम पंक वापस आया भाई, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट बंदा नजर आ रहा है। और जो माहौल है डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के आने से वो अच्छा है, और सीएम पंक खुद भी बहुत ज्यादा खुश है। और साथ में उन्होंने यही बोल दिया कि वो सीएम पंक के साथ भी एक फ्यूड तो डेफिनेटली करना चाहेंगे बिफोर रिटायरिंग। ये मेरे ख्याल से बहुत एक अलग अलग तरीके की केमिस्ट्री होगी एजे स्टाइल्स और सीएम पंक, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दोनों सिमिलर लगते हैं कि दोनों को अगर आप देखोगे साइज में भी, दोनों को अगर आप देखोगे वो जिस तरीके से लड़ते हैं, मतलब एथलेटिक मूव भी दिखाते हैं, साथ में थोड़े है ना जैसे एक प्रॉपर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार होता है वैसे वाली वाइब देते हैं। दोनों साथ में भी कुछ बढ़िया कुक कर सकते हैं। तो ये एजे स्टाइल्स का कहना था सीएम पंक के बारे में। कोडी रोड्स भी आए थे इस वर्ल्ड वाले इवेंट के अंदर, और यहाँ पे कोडी रोड्स ने एक ऐसी बात बोली है जो कि शायद रेसलमेनिया के बाद जो आपको नजारा दिखता है चैंपियनशिप का, वो कुछ अलग देख सकता है। सबसे पहले तो कल शाम को भी एक वीडियो आई है चैनल पे प्रेडिक्शन वाली, तो उसको जाके देख लेना। मेरी रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन क्या है, पूरे मैचेस क्या वहां से सुन सकते हो, वहां से देख सकते हो। अब कोडी रोड्स ने ये बोला कि अगर वो चैंपियनशिप जीत रहे हैं रेसलमेनिया में, जो कि उनके अकॉर्डिंग तो वो जीत ही रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं चेंज करने वाला हूं कि वो जो टाइटल है वो कैसा दिखता है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीत रहे हैं तो जो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसके डिजाइन में कुछ चेंज हो जाएगा। और जो एक बहुत बड़ा रूमर डिजाइन हमेशा ही कोडी रोड्स के लिए बोला जाता है, वही आपको पता है ईगल वाली जो चैंपियनशिप है, इसको थोड़े पुराने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम से भी लिंक करते हैं, फिर कोडी रोड्स वाला एलिमेंट डाल के, तो शायद ऐसी कस्टम चैंपियनशिप मिल सकती है कोडी रोड्स को। इवन ये भी हो सकता है कि वही वाली चैंपियनशिप को आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरी करे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये वाली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, ये वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का डिजाइन रखने के पीछे विंस मैकमैन का बहुत बड़ा हाथ है। वैसा नहीं मुझे आके किसी ने बताया है, लेकिन विंस मैकमैन जिस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि इस चैंपियनशिप में डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो डब्ल्यू है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो मार्केटिंग के हिसाब से इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पे बेल्ट रखी हुई है, अगर दोनों में देखोगे तो देखो नीचे वाली बेल्ट भले ही ज्यादा सामने से ऐसे सुंदर सी लगती है, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने शोज पे चैंपियंस को लेके जाना है तो वो वाला डिजाइन फिर ऊपर जो रखा है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके कंपैरिजन में वैसे डिजाइन ये अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग के हिसाब से वो अच्छा है। अब ये ट्रिपल एच इस तरीके से ज्यादा सोचते नहीं है, तो वो जो ईगल वाला डिजाइन है शायद वो परमानेंट भी रह सकता है, क्योंकि पहले वाले जो एटीट्यूड एरा के टाइम में चैंपियनशिप थी, अगर आप उसको भी देखोगे तो वो
चैंपियनशिप कोई ऐसी नहीं थी जिसको मैं मार्केटिंग के हिसाब से कुछ बहुत बढ़िया बोलूंगा, लेकिन उस हिसाब से सबसे बढ़िया जो चैंपियनशिप है वो ये है। बट फिर ये डिजाइन में ठीक है, लेकिन बिल्कुल वो एलिगेंट वाली फील नहीं देती, बिल्कुल यार कुछ कुछ देख लिया हाथ में अपने। तो फिर इस वजह से शायद ट्रिपल एच अगर कर रहे हैं ऐसा और कोडी रोड्स भी डिजाइन में चेंज करें तो परमानेंट इस डिजाइन का, इस टाइटल का जो डिजाइन है वो चेंज हो सकता है। मैं बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूं इतना ज्यादा डिजाइन में चेंजेस करो, वो भी मेन चैंपियनशिप का, लेकिन एक अच्छे डिजाइन के साथ अगर सेटल हो जाते हैं तो फिर अच्छी ही बात है। अभी भी जो रोमन रेंज के पास उसमें कोई बुराई नहीं है, वो गोल्डन वाली चीज उन्होंने डाल दी तो अच्छा ही है। बट यस, ऐसा कुछ कोडी रोड्स कर सकते हैं अगर वो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीत रहे हैं। और क्या वो जीत रहे हैं मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से, उसके लिए आप कल शाम वाली प्रेडिक्शन वीडियो जाके देख सकते हो चैनल पे। सेथ रॉलिंस ने क्या ऐसी बात बोल दी है जिसके ऊपर कोडी रोड्स को अभी से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बंदा अपने रंग कभी भी दिखा सकता है। वो कैसे कैसे दिखाए आज तक सेथ रॉलिंस ने, वो मेरे को आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो सेथ रॉलिंस रिसेंट अपने इंटरव्यू फेवरेट्स पर जब आए थे तो उन्होंने ये बोला कि देखो मेरे पास तो कोई बैकअप भी नहीं है। रोमन रेंज देखो उसकी पूरी फैमिली है, द रॉक के सारे जान पहचान के हैं, कोडी रोड्स उसका लास्ट नेम रोड्स है, तो मेरे लास्ट नेम में कुछ ऐसा है नहीं, तो हमेशा ही मैं अंडरडॉग ही रहा हूं, हमेशा मैं अकेले ही खड़ा हुआ हूं। ऐसा वो पहले ही अपने मैच से बोल रहे हैं, मतलब जहां पे उनको अभी कोडी रोड्स के साथ मिलके कुछ बातें करनी चाहिए, यहाँ पे वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि जैसे कि वो अपने अकेले के ही हैं। और उन्होंने एक ऐसी बात भी बोली जो कि अगर मैं आपको बोलूंगा तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाना हो जाएगा थोड़ा सा, और लेकिन मैं थोड़ी बोल रहा हूं अपनी तरफ से। सेथ रॉलिंस ने बोला, सेथ रॉलिंस ये बोलते हैं कि जो हम प्लान कर रहे हैं रेसलमेनिया में, अगर वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये कुछ ऐसा होगा जो कि हिस्ट्री क्रिएट करने वाला मोमेंट होगा। और जैसे सेथ रॉलिंस ने कैश इन की बात करी कि हमने पता हिस्ट्री बनाई थी, वैसा कुछ वो रेसलमेनिया फिर से रिपीट करने की बात कर रहे हैं। वैसा नहीं है कि सेथ रॉलिंस कोई डेमन प्रीस्ट के कैश इन की बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि ये रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन में होने वाला है। पता नहीं ऐसा क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है, इसके बारे में क्लैरिटी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट सेथ रॉलिंस ने हाइप जरूर कर दिया है इसको। और जैसे हमने इससे पहले वाला जो एपिसोड है वो रोमन रेंस के बेस्ट रेसलमेनिया मैच के ऊपर बनाया था, बिल्कुल बेकार से लेकर सबसे अच्छा तक, तो सेथ रॉलिंस के ऊपर भी जो असली अखाड़े के ऊपर पॉडकास्ट है वो आ चुका है। सारे सिंगल्स मैचेस जो रेसलमेनिया में, पुरानी सारी मेमोरीज आपकी याद आ जाएंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके उस एपिसोड को सुन सकते हो। देखो रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है और हमारा काम है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आना, तो उस पॉडकास्ट में जाके आप लोग उसे सुन सकते हो और सुन के वहां पे भी अपनी जो रैंकिंग हो जरूर बताना। और मेरी रैंकिंग में सुन सकते हो 9 मैचेस हैं टोटल, तो कौन सा है मेरे लिए सबसे बेस्ट मैच सेथ रॉलिंस का एट रेसलमेनिया। ड्रू मैकिंटायर ने अभी अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो को पोस्ट किया जहां पे वो कह रहे हैं कि भैया लास्ट वर्कआउट उनके सेशंस चल रहे हैं बिफोर रेसलमेनिया और यहाँ पे बेंच प्रेस लगा रहे हैं, और अगर मेरी काउंटिंग सही है तो ये लगभग आई थिंक 140 किलो के आसपास की वो बेंच प्रेस कर रहे हैं, अगर मैंने इसको सही तरीके से देखा है तो। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रायन केज जो कि AEW के सुपरस्टार हैं, उनके साथ ड्रू मैकिंटायर वर्कआउट कर रहे हैं। तो जहाँ पर ज्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं, बस वो अपनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं। बट नोट करने वाली बात ये थी कि AEW के सुपरस्टार यहाँ पर थे। अब AEW की बात चल रही तो एक ट्रांजिशन मारते चला AEW कंपनी में भी, और कुछ भसड़ मच गई है यहाँ पे। हमेशा AEW के बारे में बात होती है तो कुछ ना कुछ भसड़ ही हो रही होती है। और अभी जो CM पंक है, मैंने आपको रिसेंटली बताया था, वो एरियल हेलवानी के साथ बिल्कुल शूट इंटरव्यू में आए थे, जिसको पाइप बॉम्ब इंटरव्यू का नाम भी दिया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने टोनी खान को बोल दिया था क्लाउन, और बोल दिया था कि वो मतलब AEW के बारे में बेसिकली उन्होंने सारी बोली थी कि ये प्लेस जो बिल्कुल जोक है और वो है क्लाउन है टोनी खान, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो इसके बारे में एज ने AEW डायनामाइट के शो पर बात करी, और वो भी एक प्रोमो के अंदर, जहाँ पे बोलते हैं कि ये बेस्ट जगह है, उन्होंने इतने साल अपने प्रोफेशनल रेसलिंग में लगा दिए, लेकिन सबसे ज्यादा मजा उनको AEW कंपनी में आया है। इसकी वजह से बहुत सारे WWE फैंस ट्रिगर होगा। यूजुअली मैं भी बोलता हूँ, मतलब मैं तो ऐसा कभी ट्रिगर होता नहीं, लेकिन ये बात ऑफेंड करने वाली तो जरूर है। जहाँ पे WWE से ही एज बने हैं, ये मैं बोलना चाहूंगा, और बोलना चाहूंगा क्या तो फैक्ट ही है। और उसके बाद वो AEW कंपनी में जाकर ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो वो साफ ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब मुझे लग रहा है टोनी खान ने कुछ तो कर दिया काला जादू एज के ऊपर। तो वो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बोल एज रहे हैं लेकिन शब्द टोनी खान के हैं, क्योंकि एज ने ये बात भी मेंशन कर दी कि इस वीक जो भी बात हुई है AEW कंपनी के बारे में, तो वो सीधा जो है उन्होंने डायरेक्टली जो भी बोलना चाहो CM पंक के इस इंटरव्यू के बारे में बोला था। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं अरे भाई किस हद तक ये कंपनी जो है गिर गई है कि अब उनको अपने एक इंटरव्यू में जो चीज़ें CM पंक ने बोली उसको अपने मेन शो पर जाकर बोलना पड़ रहा है, ताकि AEW कंपनी की जो इमेज है उसको भी अच्छा दिखाया जा सके। फिलहाल तो एज को सिर्फ लोग ये बोल रहे भाई गलत हाथों में पड़ गया बंदा एडम कोपलैंड, इसको फिर से WWE में आ जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि कितना बड़ा स्विच है ये। जिस टाइम पर CM पंक AEW में थे उस समय WWE में थे एज, और अब जब WWE कंपनी में CM पंक है तो एज चले गए हैं
AEW कंपनी में। आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बट हाँ, मतलब ये होता है ना कि कंपैरिजंस नहीं होना चाहिए। फिर भाई ये सुपरस्टार सी ऐसी बातें कर देते हैं। CM पंक तो भाई चलो है ही, उनका तो नेचर में ही है इस तरीके की बातें करना, लेकिन एज ने आई थिंक ऐसा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गड़बड़ सा बोल दिया। ये थोड़ा सा फैंस WWE फैंस की थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट करना लगा मुझे, सिंपली मैं तो ये बोलना चाहूंगा। जॉन सीना के बारे में PW इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट है, गुड न्यूज भी है बैड न्यूज भी है। तो चलो बैड न्यूज देता हूं आपको या गुड न्यूज देता हूं, या दोनों ही साथ में दे देता हूं। रिपोर्ट ये है कि जॉन सीना होंगे तो सही रेसलमेनिया में अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर, क्योंकि ऐसी बातें चल रही है, लेकिन कोई ऐसी मेजर फिजिकल चीज में आप उनको इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखोगे। सिंपल रीजन है क्योंकि रेसलमेनिया के ठीक बाद जो अपनी हॉलीवुड क्या है उनकी मूवी पीस मेकर, उसकी शूटिंग वगैरह के लिए उनको चले जाना जून से नवंबर के बीच वो होगी। तो इसकी वजह से जॉन सीना का शेड्यूल ऐसे रहेगा कि आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जॉन सीना रेसलमेनिया में ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है, अरे इसका मतलब ये भी नहीं है कि पंचेस भी थ्रो नहीं कर सकते या फिर अपना डबल ए भी नहीं लगा सकते, वो सब कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसा PW इनसाइडर का कहना है। तो रॉक का क्या स्टेटस है उसकी भी बात कर लेते हैं भाई। तो ESPN की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि रेसलमेनिया के बाद रॉक अपनी जो स्मैशिंग मशीन मूवी है उसकी शूटिंग के लिए चले जाएंगे। तो रॉक का शेड्यूल WWE में नहीं होने वाला, लेकिन ये तो मैंने आपको थोड़ी बैड वे में फॉर्म करके दिखा दिया। लेकिन गुड न्यूज ब्रायन गेविट्स की तरफ से है, जो कि पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है द रॉक के। उन्होंने ये बोला कि भले ही रेसलमेनिया के बाद ऑफ ले रहे हैं रॉक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो WWE के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका रोल वैसा ही रहने वाला है। तो इस वजह से अपीयरेंसेस शायद रॉक की हो सकती हैं, बट कोई मेजर प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे अभी रॉक पूरे टाइम मतलब फुल टाइम चल रहा है बिल्कुल कोडी रोड्स और ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस इन सब के साथ में, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कैपेसिटी में तो होगा। तो रॉक के दर्शन अब आपको होते रहेंगे, दिखते रहेंगे। जैसे एक टाइम तो सूखा ही पड़ गया था बिल्कुल रॉक का, इतने सालों बाद वो स्मैकडाउन जब फॉक्स पर प्रीमियर हुई थी स्मैकडाउन तब आए थे, अब वैसा सूखा नहीं पड़ने वाला। ये आपको मैं ट्वीट दिखा देता हूं, जो WWE के आने वाले शोज हैं उनकी टिकट्स कैसी जा रही हैं। तो 16,000 टिकट बिक चुकी है स्मैकडाउन हॉल ऑफ फेम के लिए, जो कि सेम भी है। 13,000 टिकट्स बिक चुकी हैं स्टैंड एंड डिलीवर के लिए, 60,000 से ऊपर टिकट दोनों ही नाइट्स के लिए। तो WWE का जो मामला है इस मामले में भी अच्छे चल रहा है भाई, टिकट्स वगैरह बहुत अच्छे से बेच ही लेते हैं और अपने प्राइस भी काफी बढ़ा के वो दे रहे हैं। उसके बावजूद भी WWE के जो पैसे हैं या फिर जो अटेंडेंस है उसके नंबर्स अच्छे मिल रहे हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस एंड द रॉक दोनों जिमी फैलन शो के ऊपर आए थे, और मैंने आपको बोला था कि मैं पर्सनली यहाँ से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं। बट एक बहुत छोटी सी चीज हुई है, और वो छोटी सी चीज मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ। बस मैंने आपको बताया था कि कैसे रोमन रेंस बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई भी नंबर 1 नहीं हो सकता, नंबर 1 तो सिर्फ एक ही है, फिर वो अपनी तारीफें कर रहे होते। तो यहाँ पर जब रॉक ने वही रोमन रेंस की बातें कोट करी कि देयर कैन ओनली बी वन, जो कि नंबर 1 होगा, तो वो बोलते हैं देयर इज द ट्राइबल चीफ एंड देयर इज द फाइनल बॉस। तो जब उन्होंने ट्राइबल चीफ और फाइनल बॉस ऐसे करके बोला, तो वो ट्राइबल चीफ से ऊपर फाइनल बॉस को रख रहे थे, और एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट क्रिएट हो गया जहां पे ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस ने चीज नोटिस कर लिया कि भाई ये बंदा मुझे ऊपर करके दिखा रहा है। उसके बाद जैसे स्माइल दी रोमन रेंस और रॉक दोनों ने, जैसे कि सिर्फ अभी के लिए इस मूवमेंट को अवॉइड करना चाह रहे, क्योंकि यहां से अगर उन्होंने क्लैश करना शुरू कर दिया तो अभी तो उनको रेसलमेनिया के मैच को हाइप करना है, टैग टीम मैच के लिए। तो ये चीजें हमेशा ही हर जगह से हिंट मिलते रहते हैं कि रोमन रेंस एंड रॉक एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, और इस जिमी फैलन शो के ऊपर भी कुछ ऐसी इनके बीच में चीज दिखी है। और बाकी एक बार रेसलमेनिया हो जाए फिर हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या WWE एकदम से जो स्ट्रिंग्स है उनको पुल करने वाली है। एंड रूमर्ड मैच आपको पता है रेसलमेनिया 41 के लिए रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, और शायद इस बार इसमें टाइटल नहीं होगा अगर कोडी रोड्स जीत जाते हैं तो। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी, कल परसों मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी जो मर्चेंडाइज है वो रेडी हो चुकी है, ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट थी। अब ज़ेरो न्यूज़ ने क्या ट्वीट किया आप यहाँ पे देखो कि उन्होंने कुछ इन्फो दी है कि नाइट 2 पर जो मर्चेंडाइज है वो रेडी हो चुकी है, और जो मर्चेंडाइज है उसके लिए उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज छोड़ दी है। एंड जो मर्चेंडाइज है वो कुछ ऐसी है जहाँ पे एक लोगो है WWE टाइटल के साथ, और ये ज्यूम कर रहे हैं लोग कोडी रोड्स का है। एंड द फॉन्ट रीड्स, यानी कि उसके ऊपर लिखा होगा मर्च में आई डैश 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 द और डैश 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 उसके बाद कॉमा दी एंड। तो इसको लोग फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर रहे हैं कि भाई इसका मतलब है आई फिनिश द स्टोरी, यानी ये कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज, और इसका मतलब कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। फिर रोमन रेंस के जो सपोर्ट में वो क्या बोल रहे हैं, आई एंडेड द स्टोरी, और उसके बाद दी एंड। ये है, ये होगा पूरी तरीके से उस मर्चेंडाइज के ऊपर। बट ज्यादा लोगों का कहना है कि ये कोडी रोड्स के लिए मर्चेंडाइज है, तभी WWE टाइटल प्लेट के साथ जो है लोगों की बात हो रही है। और जब टाइटल चेंज होता है तभी जो कस्टम प्लेट्स हैं वो नई तरीके से आती हैं। तो अब इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, लेकिन शायद ये एक स्पॉइलर है। अब आपके ऊपर, आप इसका क्या अंदाजा लगाना चाहते हो। बाकी पॉडकास्ट गाइस डेफिनेटली जाके सुनना, सेथ रॉलिंस वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाम वाली वीडियो भी देख सकते हो, कल जो रेसलमेनिया प्रेडिक्शंस वाली थी। ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।